दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज इस समय हम लोग ऐश्वर्या जी के साथ हैं। ऐश्वर्या जी अभी केदारनाथ से जो विधायिका थी, अभी हमने एक उत्तराखंड ही नहीं, केदारनाथ ही नहीं, एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की अगर जहाँ पर बात होती थी वहाँ पर शीला रानी जी का नाम लिया जाता था, तो उनको खोया है। अब वहाँ पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव, तो कई सारे समीकरण भी हैं इस बीच। तो सीधा हम लोग सवाल पर ही आते हैं। पहले तो मैडम बहुत स्वागत है आपका बहुत समय देने के लिए। हम देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर कुछ सर्वे भी चल रहे हैं और उसमें आपका नाम भी बढ़ चढ़ कर आ रहा है, सर्वे में फर्स्ट भी आ रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप कि अचानक से पहले माँ को खो देना और उसके बाद राजनीति में इस तरीके से सक्रिय होना? क्योंकि कई प्रकार के कमेंट भी उसमें आ रहे हैं कि भाई आप क्षेत्र में पहले से सक्रिय नहीं थी, इस प्रकार भी आ रहे हैं। हालांकि सर्वे में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के सर्वे पे ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है? हाँ, देखिए सोशल मीडिया का जो सर्वे है वो निसंदेह सबके लिए उत्साहवर्धक ही रहता है। अगर मुझे खुशी है कि अगर लोग इसे इतने पॉजिटिवली ले रहे हैं और मुझे आगे बढ़ के वोट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है। और उन सभी मेरे मित्र बंधुओं को जिन्होंने मेरे पक्ष में वोट किया, उन सभी को हाथ जोड़ के सबसे पहले धन्यवाद। फिर उसके बाद हाँ, सोशल मीडिया की जो एक दुनिया है वो उनका एक अपना होराइजन होता है, उनका अपना एक दुनिया होता है। लेकिन आजकल की डे टू डे लाइफ में ये भी बहुत क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल, रात को हम मोबाइल पे रहते हैं, तो हम सोशल मीडिया से दूर नहीं हैं। और जहाँ तक मेरा राजनीति में आने का प्रश्न है, तो हाँ, ये बात अलग है कि मैं पंचायती इलेक्शन से 2024 में अपना आगाज़ करने वाली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बनी कि माताजी के देहावसान के बाद जो ये उपचुनाव हुआ है, इसमें मुझे फिर वहाँ की क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया और मुझे कहा कि हम आप में आपकी माताजी का अक्ष देखते हैं और हमको लगता है कि आप भविष्य में उनके छूटे हुए कार्यों को कर सकती हैं और करेंगी। बस उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से मैं अब इस क्षेत्र में आ गई हूँ इस तरीके से। हालांकि ये दुखद है, लेकिन शायद होनी को यही मंजूर था। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो बाकी लाइन में लगे होंगे, पंक्ति में लगे हों, उनको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा हुआ है कि यार अब आपका नाम भी सामने पे आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमने देखा है कि परिवारवाद की बात करती है, परिवारवाद से हमेशा खिलाफ रही है। और ऐसे में टिकट अगर आपको दे देते हैं तो एक 1% भी सवाल आएगा लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन हमने कई जगह जो एक परिपाटी देखी है कि जब किसी इस तरीके के उपचुनाव जब होते हैं, जहाँ पे बीच में ही अपना पूरा 5 साल का जो कार्य का जो अपना वो टेन्योर पूरा करने से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार वालों पे ज़्यादा भरोसा दिया जाता है। इसका तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि विधायक का जो एक टिकट होता है और उसको जीतने के लिए बहुत लंबी मेहनत लगती है। मेरी माँ ने अपने 35 साल की जो यात्रा थी उसमें जो भी लोगों को कमाया, पिछली बार वो जीत के आई और बम्पर वोट से जीत के आई। तो निसंदेह इसमें परिवारवाद की कोई बात नहीं है। ये एक बस उनका एक सपना भी था मेरी माता का कि मैं उसको आगे पूरा करूं, उनके छूटे हुए कामों को, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कहाँ क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या योजनाएं चल रही थी। क्योंकि मैं उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन घर में हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से सारे कामों को हम ही हैंडल कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीमार पड़ी हुई थी। तो इसमें परिवारवाद का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ये तो मेरी माता का मुझ पे विश्वास था कि मैं उसे करूं। आपको लगता है कि एक जो राजनीतिक समीकरण है, चलिए एक सांत्वना की तरफ से अगर आपको टिकट मिल भी जाता है, तो कम से कम एक आपके पास विकास का एजेंडा होना चाहिए। इस प्रकार की अगर राजनीति हो तो शायद पब्लिक ज़्यादा कुछ मिल पाएगा केदारनाथ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मेरा दृष्टिकोण जो है वो और लोगों से भी बहुत अच्छा है विकास को लेके। और हर किसी का पदार्पण किसी भी चीज़ में पहली बार ही होता है। मुझसे पहले भी जो लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हैं, तो देखिए संघर्ष तो हर किसी को
करना पड़ता है, लेकिन ये एक भाग्य की भी बात होती है, एक समय की भी बात होती है, परिस्थिति की बात होती है। निसंदेह सबका अपना संघर्ष करना बनता है, लेकिन अगर ये मेरे भाग्य में लिखा होगा, अगर ऐसा कुछ है, तो फिर उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, और अगर मेरे भाग्य में ये नहीं होगा तो उसको भी कोई परिवर्तित नहीं कर बाकी सकता। को कैसे मनाएंगे जो बाकी लोग हैं वहाँ पर, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे थे भाजपा के लिए, जो जमीनी कार्यकर्ता जिनको हम कहते हैं? जमीन से तो सबसे ज्यादा मेरी माँ जुड़ी रही हाँ। पिछले 40 सालों से। आप आज भी जाके गांव-गांव उनके समर्थकों को पूछिए कि वो कितनी जमीनी नेता थी, जो हमेशा अपने लोगों के बीच में रहती थी। तो ये जो आप जिन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता मेरी माँ से जुड़े हुए थे, और वो बिल्कुल ही उन्हें कोई परेशानी इसमें नहीं है। और वो बीजेपी एक बहुत संगठित और अनुशासित पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी का कभी भी इतिहास खंगाल के देखिए, वहाँ पे हमेशा जो हमारे बड़े हमारे लिए जो भी डिसीज़न लेते हैं, हम सारे कार्यकर्ता उस डिसीज़न को मान के कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की। और बस ये इसका भी हम भविष्य पे छोड़ देते हैं, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तब क्या करेंगे आप? टिकट नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसी निष्ठा के साथ, तो भाजपा के साथ ही रहेंगे कि हाँ निर्दलीय बिल्कुल, इसी चुनाव निष्ठा लड़ेंगे? के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे किसी भी टाइप की कोई ऐसी संभावना है कि जिसमें टिकट ना मिले। टिकट मिलने के लिए चलो एक कारण तो ये है कि चलिए आप आपकी माता जी थी, और बाकी क्या कारण मानते हैं आपकी जो आपको टिकट को लेकर अपनी दावेदारी जो आप कर रही हैं? बिल्कुल, माताजी के साथ साथ उनकी आखिरी इच्छा जो मैंने आपको बताई, दूसरा उनके जो अधूरे काम करने हैं, वो मुझे लगता है कि मुझे 2.5 साल का जो समय मिलेगा मैं उनको पूरा करूँगी। उसके अलावा मेरे अंदर पहले से ही समाज सेवा में समाज की सेवा करने का जो एक जोश है वो हमेशा से था। और राजनीति में मैंने आपको बताया कि इस पंचायती चुनाव में तो आना मेरा पूरा कंफर्म ही था। तो बस थोड़ा इस तरीके से जल्दी हो गया, और मुझे एक विधायक के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि हो सकता कि इससे बाद में जो 2.5 साल बाद के जो चुनाव आते उसमें भी मैं दावेदारी करती। जो केदारनाथ के पंडा पुरोहित समाज है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, भाजपा से ज़्यादा खुश नहीं है। पंडा पुरोहित समाज हमारे आदरणीय है, और जैसे कि आपको विदित है कि पिछली बार भी जो उनको मुआवजा देने का काम था, वो माताजी दिन रात लगी रही, और उन्होंने जो पंडा पुरोहित समाज थी उनको मुआवजा दिलाया, और उनका आशीर्वचन मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ, उनकी नाराज़गी इस बार जो मैंने आपको बताया कि कुछ कमियां रह गई थी, उनकी नाराज़गी माताजी से नहीं थी। उनको पता था कि शैला रानी रावत उनके लिए हमेशा खड़ी है, और उनकी वजह से ही पंडा पुरोहित समाज को काफ़ी चीज़ें जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे उसको उनकी अपनी लड़ाई में आसानी हुई। लेकिन हाँ, जो उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं वो नाराज़गी होना लाजमी है, और उनको उन नाराज़गी को समाधान करने के लिए डेफिनेटली हम फ्यूचर में जो भी कदम बढ़ाएंगे वो हम विद इन अ मंथ और 2 हम उसको पूरा कर देंगे। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कहते हैं कि अब केदारनाथ के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें होती है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप केदारनाथ में अगर चुनाव लड़ने जा रही हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, कितना सही फैसला था ये मुख्यमंत्री जी? मुझे ये लगता है कि जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, अगर वो जो शक्ति है वो कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या कहीं भी आप उनकी अगर डुप्लीकेट कॉपी लगा दें, तो वो तो आस्था का सनातन धर्म में तो देखिए यात्रा वहीं पूरी होगी जब आप केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ कहाँ है आपके, जहाँ पे है। उसके अलावा अगर डुप्लीकेट कहीं पे चीज़ खुलती है तो उसमें तो वो शक्ति है ही नहीं ना। लेकिन हाँ, अगर उनको, तो आप मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का फैसला गलत था? नहीं, मुझे लगता है कि ये फैसला गलत नहीं था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं कितने भी मंदिर खोल लीजिए, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ होती है आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो अनुभूति हमें केदारनाथ की केदारनाथ में रह के प्राप्त होती है, वो अनुभूति हम उसका डुप्लीकेसी क्या, किसी चीज़ का, किसी मंदिर का डुप्लीकेट हो सकता है?
ये तो असंभव है। ये सवाल तभी आया ना क्योंकि हाँ। गए हैं मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे, हाँ, उसके बाद लेकिन जनता की उन्होंने नाराजगी थी क्योंकि इससे पहले भी कई मंदिरों के डुप्लीकेट जो चीजें थी, डुप्लीकेट मंदिर खोले गए। और मैं आपको सच इस बारे में बताऊं कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कभी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ या हमने वार्तालाप नहीं किया कि क्यों उन्होंने। आपको लगता नहीं कि प्रतिनिधित्व करने के कारण कम से कम एक बार बात करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप कर क्या रहे हैं, क्यों केदारनाथ का, क्योंकि यहाँ का पर्यटन से भी जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। वो हमसे बड़े हैं, उनको जो ये हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो बहुत सोच समझ के सौंपी गई है और बहुत अच्छे तरीके से वो इसका संचालन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई बात हुई तो इसको जो बहुत ही ज़्यादा एक बड़े लेवल तक इसको बढ़ा दिया गया, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ आस्था है, जहाँ मंदिर है, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो वही हैं। आप कितना भी डुप्लीकेट उसको बना दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी ने इसकी परमिशन दी तो उसके पीछे क्या कारण था ये तो तभी पता चलेगा जब मैं उनसे मिलके बैठूं या उनकी मैं राय जानूं। और वो मौका माता जी के ये संस्कार जो भी थे, क्रियाक्रम संस्कार थे, मुझे मिला ही नहीं। तो कभी भविष्य में अगर मेरी इस बात पे उनसे कभी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तो मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगी। एक बहुत और दूसरी कंट्रोवर्सी वहां पर हुई, जो केदारनाथ का सोना गायब हो गया था। आपकी पार्टी से आते हैं जो वहाँ पे बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं अजय इंद्र जी। उसके बाद शंकराचार्य भी बीच में आते हैं। शंकराचार्य भी कहते हैं कि भाई इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। इसको किस तरीके से लेते हैं आप? वहाँ का सोना भी गायब हो जाता है, वहाँ का चांदी भी गायब हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई जांच वगैरह के लिए कोई वो नहीं आता, उल्टा कटाक्ष उनका आता है। हाँ, सोना गायब होने का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन इसमें ये कुछ बताया गया कि कुछ पीतल पे कुछ सोने का पानी चढ़ाया गया। और जो भी वो चीज़ है तो वो हमारे संज्ञान में थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो भाई पिछले 3-4 महीने से माता जी के साथ ही अस्पतालों में थी। और जिस विषय से मेरा मामला तो 1 साल से चल रहा है। हाँ, लेकिन उस विषय से मेरा कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि वो अजेंद्र जो हमारे भैया हैं वो लोग, वो हमसे बड़े हैं, वो ही उस चीज़ को संभालते हैं। जैसे कि देखिए, हर चीज़ का एक अलग अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। केदारनाथ मंदिर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, डिसीजन थे, वो उनके अंडर आते हैं, तो वो उसको हैंडल करते हैं। बाकी नीचे जो केदारनाथ विधानसभा है उसमें जो हमारा काम होता है हम उसको करते हैं। लड़ाई कैसे लड़ेंगे अब? जो आपने जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए बोला है, उनका कहा है कि उनका फैसला होगा, वो बड़े हैं, अजय जी के लिए कहा है, इस प्रकार की कोई लड़ाई होती है तो वो किस तरीके से आगे? बिल्कुल, अगर कोई गलत चीज़ हुई है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं हो सकती है, पहले पूरी विषय का संज्ञान लेना ज़रूरी है। किसी भी विषय के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले उसके बारे में, उसकी रूट्स तक जानने का बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज़ के पक्ष में नहीं होगी कि किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली जांच की जाएगी और उसका जो भी आपको किसी घटना का असर होगा वो आपको सामने दिखाई देगा। आपने कहा है कि मैं समाज सेवा से स्टार्टिंग से ही जुड़ी रही हूँ, तो समाज सेवा के बहुत सारे माध्यम हैं। अगर आप राजनीति में जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगता है, तो ये राजनीति का ही क्यों मामला आपने चुना कि अब विधायक का टिकट मिलेगा? तो बाकी तरीके से भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि जब आपके पास एक पावर आती है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब पावर होगी, इसका डिस्कशन मैंने अपनी एक बहुत ही समाज सेविका है, मेरी मौसी हैं कुसुम, उनसे बात की, तो कई सालों से समाज सेवा में थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बोला कि बेटा, जब तक आपके पास पद नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, उनको आप बताएं कि ऐसा करना है, तो लोग आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे और पूछेंगे नहीं। लेकिन जब आप एक पद के साथ किसी बात को रखेंगे तो उसका एक वेटेज होता है, उसकी एक गरिमा होती है, तो वो काम हम उतना कर सकते हैं, तभी तो पद की प्रतिष्ठा होती है। एक चीज़ और, वहाँ पर जब मैं सोशल मीडिया में आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं देख रहा था कि क्या वहाँ पे बहुत सारे कमेंट इस प्रकार से भी थे कि भाई हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन कई कमेंट ऐसे भी थे कि भाई आपको क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आपको लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं जानते हैं, केवल माता जी की वजह से आपको जानते हैं।
तो इस प्रश्न का क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि कई कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली केवल फेसबुक पे मेरे बारे में या मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो आपको देखा ही नहीं। हाँ, ये तो इसी प्रकार हाँ, इसी प्रकार के। तो मेरा कहना है, मैंने भी उनको कभी नहीं देखा जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं भी उनको नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है, जैसे मैंने कहा कि सक्रिय रूप में मैं नहीं थी, मेरी माताजी जीवित थी। उन्होंने मेरे लिए आगे सोचा हुआ था कि मैं किस तरीके से राजनीति में पदार्पण करूंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था। वंशवाद आ जाता है, परिवारवाद आ जाता है। वंशवाद और परिवारवाद, मैंने बोला कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके किए हुए कामों को मैं आगे ले जाऊं। इसमें वंशवाद और परिवारवाद आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन वो तो आप देखिए सरकारी नौकरियां होती हैं, वहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है वहाँ पे भी तो क्या हम उनके आश्रितों को नौकरी नहीं देते? देते हैं ना। क्यों देते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि वो हम एक कंपनसेट कर सके, जो एक मृत्यु हुई है उसकी भरपाई कर सके। तो वंशवाद की बात। और दूसरी चीज़ कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं मेरा कुछ ऐसा अनपढ़ या कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे मैं उस चीज़ को हैंडल ना कर पाऊँ। अगर मेरी माँ ने ये जिम्मेदारी मेरे को दी तो कुछ सोच समझ के दी। उनके दिमाग में कोई बात रही होगी कि भाई अगर मैंने इसको किया तो मेरी बेटी इसी तरीके से इसको आगे ले जाएगी। 2027 में भी फिर दोबारा चुनाव होने हैं। आपके पास 2-2.5 साल का तकरीबन समय रहेगा, तो कौन कौन से, अपनी माता जी से बात हुई होगी आपकी लास्ट में, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो छूट गए थे, या अगर आपको टिकट मिलता है, विधायक आप बनती हैं, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप करेंगे? देखिए, पिछले जो 5 साल में, अभी 2.5 साल से पहले जो कार्यकाल रहा वहाँ पे कांग्रेस का, तो वहाँ पे जब हम गए तो क्षेत्र में विकास ना के बराबर था। अब चाहे उसका कोई भी कारण रहा हो, अब बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी यहाँ आपका विधायक उस पार्टी का हो, सेम पार्टी का, और सरकार भी सेम पार्टी की हो, तो डेफिनेटली डबल इंजन की सरकार करती है काम। पिछले जो सालों में मैंने वहाँ देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो रोड मम्मी ने बनवाई उनका डामरीकरण तक नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी पड़ी थी। जो कार्य था वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। हम लोगों ने उन कार्यों को करना शुरू किया। हमने बहुत सुदूरवर्ती गांव गोंडार, जहां रोड का कभी आप सोच नहीं सकते थे, वहां पे अभी रोड सैंक्शन हुई है। और इस बार जो हमारे सचिव थे उन्होंने खुद ये बोला कि इस बार सबसे ज़्यादा रोड हमने केदारनाथ को दी है। उसके बाद रोड कटने के बाद तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है डामरीकरण, वो सारा पैसा सैंक्शन हो रखा है। अब वो चीज़ें प्रोसेस में आनी है, सरकारी काम है, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। और उसके अलावा जहाँ पे पानी की समस्या थी वहाँ पे भी हमने पाइपलाइन के बारे में विचार किया, लेकिन अभी हमारा ये है कि हमने वहाँ पे हैंड पंप प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि चौरा गांव है, चौरा गांव में बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, तो इस बार हमने वहाँ पे जाके उनको हैंड पंप की सुविधा देने की कोशिश की है, ताकि बड़ी परियोजना होने से पहले तब तक ग्रामीण अपना काम चला सके। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, जो सर्वे भी हुआ है उसमें कम से कम 10-12 नाम थे। उन लोगों से बातचीत हुई है कभी? जैसे कर्नल कोठियाल जी होंगे, आशा नोटियाल जी होंगे, बिल्कुल, कभी बात हुई है उनसे कि भाई मिल बैठ के एक बार बात करें, एक साथ किस प्रकार से चुनाव लड़ें? अभी इस बीच कभी आशा नोटियाल आंटी, वो तो मेरी माता की तुल्य है। वो पार्टी कार्यालय से लेके घर पे भी, जब मम्मी बीमार थी तो आंटी मुझे सांत्वना देने आई, हॉस्पिटल में भी मिलने आई। और तो और जो घाट पे जब अर्थी का हम लोग मुखाग्नि दे रहे थे तो आंटी मेरे साथ हमेशा थी, क्योंकि हमारा एक परिवार है। वो मुझसे वैसे ही प्यार करती हैं जैसे अपनी बेटियों से करती हैं। कर्नल कोठियाल ऑल्सो बिलोंग्स टू द आर्मी बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारा एक लेवल पे, एक मानसिक लेवल, क्योंकि हम दोनों एक ही एटमॉस्फेयर से आते हैं, तो हमें जो फौज का जो रहना हिसाब किताब है वो हमें पता है, एंड वी आर वेरी सपोर्टिव। तो ऐसा कहीं कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा कहना है कि कर्म करना सबका अपना एक पर्सनल निर्णय है, वो अपना कर्म करेंगे। अगर उनको टिकट मिला हम उनके साथ, अगर हमको टिकट मिला वो हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। विचार नहीं आया है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर भी हैं, आपके माताजी के साथ भी हैं लगभग, तो कभी कि चलिए इनके लिए, इनके साथी हो जाए, इनके लिए टिकट छोड़ दिया जाए, कुछ इस तरीके से विचार आया है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि इस बार जो कार्यकर्ताओं का एक
भावना थी माता जी के लिए। जब वो घर पे आए और वो रोए और उन्होंने वो जो भावना देखी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देखते हैं आगे, तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं किसी की टिकट ले लूँ या किसी का कुछ हड़प लूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये पुराने लोग हैं तो मेरी माँ भी तो पुरानी ही थी, तो और मेरी माँ ने एक आस्था जताई थी अपनी बेटी पे, और ये तो मैं क्षेत्र के लोगों के प्यार की वजह से, वो अभी भी मेरे पीछे खड़े हैं। हर रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि तू लड़ हम, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन में मम्मी के जाने से खालीपन आ आपको गया। लगता नहीं कि जो परिवार का जो आप कह रहे थे कि रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको टिकट मिलने के बाद उसमें थोड़ा खटास आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत उनसे छोटी हूँ। मैं अपने अपने बड़ों से खटास लेके कहाँ जाऊँगी, और मुझे ऐसी राजनीति वो तो करनी ही सोच नहीं सकते है। हैं कि वो टिकट सोच मिल लेंगे गया। तो मैं मना लूँगी और वो मान भी जाएंगे। मैं इतना मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है और उन पे कोई खटास आती है, उनके दिमाग में कोई खटास आती है, तो मैं उनके पैर पड़ लूँगी और उस चीज़ को मना लूँगी। इतना मुझे भरोसा है और मुझे वो मान भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और बड़ा सौम्यता से जवाब देते हैं हर सवाल का आप। तो हमारे you, साथ धन्यवाद। ऐश्वर्या जी थी हमारे साथ, और लगातार क्योंकि सोशल मीडिया पर कई प्रकार के सवाल भी उठ रहे थे, तो तमाम सवालों के साथ हम ऐश्वर्या जी के साथ आए। क्या कुछ होता है, ये तो टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल केदारनाथ में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी, और देखते हैं कि भाजपा से या कांग्रेस से किसको टिकट मिलता है। पूरे चुनाव की भी हम लोग कवरेज आपके बीच रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।